बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो जिम जाते हैं, फैट लॉस होने के बाद उनका गायनेकोमेस्टिया और प्रोमिनेंट हो गया। वेल फिटेड टी शर्ट नहीं डाल सकते क्योंकि निप्पल प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा होती है। अपने शोल्डर्स आगे को रोल करके चलते हैं ताकि निप्पल प्रोमिनेंट ना हो। जिनकी मेल ब्रेस्ट है वो स्विमिंग करने भी नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल, तो अपने आप को पब्लिक प्लेस में बिल्कुल नेकेड नहीं कर सकते वो। ये चीज़ रिलीव करते ही पेशेंट अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक टाइट फिटेड टी शर्ट डाल सकता हूँ, कपड़े निकाल के आराम से स्विमिंग कर सकता हूँ। लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। यू गेन कॉन्फिडेंस राइट आफ्टर सर्जरी। आखिरकार कोई मरीज हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ ही क्यों आए? काउंसलिंग किस तरीके की दी जाती है, पोस्ट ऑप केयर किस तरह समझाई जाती है एंड उसमें आपका फॉलोअप किस तरीके से हुआ जाता है, उसकी एक लेवल ऑफ क्वालिटी हम प्रोवाइड कराना चाहते हैं। जब आप कट लगाएंगे तो उसका निशान रह जाता है, तो उसको फिर आप कैसे ठीक करते हैं? ये वन ऑफ द एम्स ऑफ एस्थेटिक सर्जरी यही है, बोलने का मौका मिलना चाहिए कि तूने तो सर्जरी कराई है। AI4D टर्म आती है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। कुछ पेशेंट्स को स्पेसिफिकली नहीं आइडिया होता कि उन्हें क्या कराना है, तो वो चेंजेस भी हम एक 3D रिकंस्ट्रक्शन में करके उन्हें दिखा सकते हैं। फिर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे ये कराना है या नहीं कराना है। तो किसी को अगर गायनेकोमेस्टिया है, उन्हें लगता है कि एस्थेटिकली उनको कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, बट दे शुड स्टिल गो एंड सी अ डॉक्टर, ताकि वो उनको इवैल्यूएट कर सकें कि गायनेकोमेस्टिया का कॉज क्या है उनके केस में। जेन जी के ज़माने में अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा अपने शरीर का ही ध्यान इस वक्त में रख रहे हैं। अगर आप माता पिता हैं तो भी आपको ये पता होगा कि बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी चीज़ का रखते हैं तो अपने शरीर का रखते हैं। बाइसेप्स कैसे हैं मेरी छाती कैसी है, मेरा शरीर कैसा है। और ऐसे में अगर कोई बच्चा बॉडी शेमिंग का शिकार हो तो फिर उस बच्चे पर और आप पर क्या बीतती है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और इसी चीज़ में हम बात करते हैं मैन बूब्स की, मेल ब्रेस्ट की और गायनोकोमेस्टिया की। आखिरकार मैन बूब्स किसे कहते हैं और ये कैसी चीज़ है जिससे कि हमारे बच्चों को हम ये कहें कि बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ता है। बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि वो ना तो अपने घर में बात कर सकते हैं और ना ही अपने दोस्तों में किसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त ही उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आखिरकार गायनेकोमेस्टिया है क्या, मेल बूब्स हैं क्या, मेल ब्रेस्ट क्या है, इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गायनेकोमेस्टिया की तकलीफ अगर किसी को है या फिर गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत किसी को है तो फिर इससे कैसे बचा जा सकता है और इस परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं और उसके बाद फिर ये बताएं कि गायनेकोमेस्टिया आखिरकार है क्या, और बच्चे ज़्यादातर, क्योंकि टीनेजर जो हैं ज़्यादातर इससे परेशान रहते हैं, तो इससे कैसे वो निकलें, और उन पेरेंट्स के बारे में भी थोड़ा हमें बताएं जो कि ये सोचते हैं कि सर्जरी जो है इस चीज़ की हम नहीं करवा सकते हैं या फिर नहीं करवानी है, डरते हैं। बच्चे भी और बड़े भी दोनों ही डरते हैं। तो इस मतलब बच्चों का डर भी दूर हो और पेरेंट्स का डर भी दूर हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सिंह गौतम है। मैं प्लास्टिक एंड एस्थेटिक सर्जन हूँ हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ में। गायनेकोमेस्टिया है मेल ब्रेस्ट की साइज़ का इंक्रीज़ हो जाना। ये यूजुअली 2 ग्रुप्स में होता है। फर्स्ट ग्रुप है जो अर्ली टीनेज एंड अर्ली यंग एडल्ट ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है जो लेट ओल्ड एज ग्रुप में है, अराउंड लेटर देन 60 ईयर्स ऑफ एज। तो जो अर्ली यंग ग्रुप है ये उन ग्रुप्स में मोस्टली हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है एंड मोस्टली बाय द एज ऑफ 18 ये अपने आप सबसाइड कर जाता है। जिन पेशेंट्स में ये सबसाइड नहीं करता उनके लिए सर्जरी इज़ दी डेफिनेट ट्रीटमेंट। एंड जो लेटर ऑन वाला ग्रुप है, जो 60 ईयर ओल्ड एज वाला ग्रुप है, उनमें ये टेस्टोस्टेरॉन की
लेवल्स डिक्रीज हो जाने के कारण होता है। इन बोथ केसेस सर्जरी इज़ द मेन ट्रीटमेंट फॉर दिस। लेकिन डॉक्टर साहब सर्जरी का नाम जब भी आता है, सर्जरी आप एक छोटी सी एक टंकी की भी सर्जरी हो ना, तो उसमें भी चाहे वो पेशेंट हो चाहे उसके घर वाले हों, वो डरते हैं। और खासकर बच्चों के बारे में रिस्क लेना जो है, कई बार पेरेंट्स सोच लेते हैं कि हाँ उम्र के साथ ये चीज़ निकल जाएगी या ठीक हो जाएगी। तो क्या ऐसा भी है? क्योंकि एक उम्र के बाद चीज़ें, कहते हैं ना कि 12-13 साल की उम्र में हार्मोन हमारे चेंज होते हैं, तो उस वक्त ये चीज़ उभरने लगती है। तो क्या वो फिर जब टीनेज से गुजर जाते हैं, हम यौवन अवस्था में आते हैं, तो क्या वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है? यही चीज़ है कि 90% ऑफ द पेशेंट्स, मतलब 90% पेशेंट जो यंग टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स हैं, उनकी ये दिक्कत बाय द एज ऑफ 18 अपने आप रिजॉल्व कर जाती है। अब जिन पेशेंट्स में ये नहीं रिजॉल्व करती वो परसिस्ट करती है। अब गायनेकोमेस्टिया दो टाइप्स में आप इसे बता सकते हैं। एक है ट्रू गायनेकोमेस्टिया, जो कि है कि मेल ब्रेस्ट ग्लैंड का इंक्रीज कर जाना। जैसे ब्रेस्ट ग्लैंड मेल्स फीमेल्स में दोनों में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, मेल्स में वो डेवलप नहीं करता। अगर वो डेवलप कर जाए दैट मीन्स वो गायनेकोमेस्टिया हो गया। दूसरा है सूडो गायनेकोमेस्टिया, उसमें एक्सेस फैट डिपोजिशन हो जाती है चेस्ट एरिया में, जिसके कारण वो एक गायनेकोमेस्टिया वाला लुक देता है। अब दोनों में डिफरेंस हम तभी बता सकते हैं, एग्जैक्ट 100% डिफरेंस तो हम तभी बता सकते हैं अगर वो पेशेंट सर्जरी अंडरगो करते हैं और हम अंदर से देखते हैं कि अंदर फैट्स निकला या ग्लैंड निकला। इन मोस्ट केसेस सम अमाउंट ऑफ कि थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ ग्लैंड एनलार्ज्ड होता ही है। प्री ऑपरेटिवली सर्जरी से पहले ये बताना कि अंदर ग्लैंड है या फैट है, हम कुछ हद तक बता सकते हैं, उसे पैल्पेट करके, उसे छू के हम कुछ आइडिया हमें हो जाता है कि ग्लैंड है या फैट है। बट 100% बताना इज़ नॉट पॉसिबल। वो हम तभी बता सकते हैं जब वो सर्जरी अंडरगो करें। जो मेल बूब्स हैं उसमें ये है कि आपकी छाती, लड़के की छाती जो है वो भी लड़कियों जैसी लगती है। डॉक्टर साहब मैं सही हूँ? बिल्कुल। 12-13 साल की उम्र से शुरू होकर 18-19 साल की उम्र तक नॉर्मली रहते हैं, लेकिन अगर 19 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी आपकी छाती जो है वो लड़कियों जैसी ही रह रही है, तो इसका मतलब वो डिजीज बन चुकी है और उसका निदान जो है वो जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब कब ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि इसकी सर्जरी ही ज़रूरी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे, क्योंकि हमने ये जब डिस्कस करना था तो मैं देख रहा था कि जिम में जाकर भी इसको ठीक किया जा सकता है। क्या कुछ ऐसा भी है? अब जो दो टाइप्स हैं इसकी, सूडो गायनेकोमेस्टिया एंड गायनेकोमेस्टिया। अब अगर तो वो एंटायरली चेस्ट फैट ही है, देन इट इज़ पॉसिबल कि टू सम डिग्री आप फैट लॉस करते करते उसको लूज़ कर सकें। बट अगर वो ग्लैंड है, देन इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो जिम जाने से या फैट लॉस करने से अपने आप ख़त्म हो सकता है। फिर वो बिल्कुल नामुमकिन है। उसके लिए तो सिर्फ सर्जरी ही उसका सही इलाज है। अगर वो सूडो गायनेकोमेस्टिया ही है जिसमें फ़ैट की डिपोजिशन हो जाती है, इवन इन दैट केस, क्योंकि वो एक प्रेफरेंशियल डिपोजिशन है चेस्ट एरिया में, वो नॉर्मल फैट नहीं है, उसे हम जैसे लाइपोडिस्ट्रॉफी कहते हैं, वो नॉर्मल लिपिड्स नहीं है, तो वो उसको लूज़ करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट। मतलब आप फैट लॉस कर रहे हैं, आपके पेट वाले एरिया से फैट चला गया, लव हैंडल चले गए, बट फिर भी आपके चेस्ट एरिया से वो नहीं जा रहा। तो वो डिक्रीज़ तब ही होगा जब आप फैट परसेंटेज आपकी बहुत ही कम हो जाए, जो कि अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। क्योंकि डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि आप ये दिमाग में लेकर जिम में जाते हैं कि हाँ मैं जिम करूँगा, मैं वज़न उठाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा और ठीक हो जाऊँगा, और जो आपके जिम के ट्रेनर होते हैं वो भी आपसे यही कहते हैं कि हाँ आप जिम करो ठीक हो जाओगे, लेकिन असल में आपकी दिक्कत जो है वो बनी रहती है। तो ऐसे में खासकर उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हाँ मैं जिम में जाऊँगा और कसरत करूँगा और ठीक हो जाऊँगा, तो डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि कुछ हद तक आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो फिर वैसा संभव नहीं है, वो फिर सर्जरी से ही संभव है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी। इसमें एक और चीज़ है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो जिम जाते हैं एंड देन वो रियलाइज़ करते हैं कि फ़ैट लॉस होने के बाद उनका गायनेकोमेस्टिया और प्रोमिनेंट हो गया।
वो इसीलिए होता है क्योंकि आसपास वाले एरिया से फैट रिमूव हो गया जब आपने फैट लॉस किया, एंड ग्लैंड ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। तो ये पेशेंट्स ये आफ्टर अ वाइल जिम जाना छोड़ देते हैं। इन्हें लगता है कि जिम जाने के कारण इनका गायनेकोमेस्टिया, बट वो बस यही फ़र्क है कि क्योंकि फैट लॉस हो गया उसके कारण आपकी प्रोमिनेंस ज़्यादा इंक्रीज हो गई। यानी आपका अगल बगल का जो वेट था हाँ वो जी। तो लॉस हो गया, लेकिन जो आपकी छाती का वेट था वो लॉस नहीं हुआ और वो और ज़्यादा और उभर prominent के हो गया। आ गया। बिल्कुल, हाँ और जी। वो ज़्यादा दिखने लगा। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि सर्जरी के लिए अगर कोई आपके पास आ रहा है तो क्या सर्जरी में भी कोई जोखिम है? मतलब क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की कि सर्जरी के नाम से लोग डरते हैं, तो अगर सर्जरी के लिए कोई आपके पास आ रहा है तो क्या फिर मतलब उसको डरने की ज़रूरत है? देखो, जो सर्जरी है वो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होती है। दैट मीन्स हम आपको पूरा बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं। तो ड्यूरिंग द सर्जरी आप पूरी तरह बेहोश हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। सर्जरी करने से पहले हम आपके कुछ ब्लड टेस्ट लेते हैं एंड बेसिक चेकअप करते हैं कि आप जनरल एनेस्थीसिया के लिए फ़िट हैं या नहीं। अगर आप फिट हैं देन ओनली हम आगे आपको सर्जरी के लिए आगे जाते हैं। एंड पर्टिकुलरली सर्जरी की वजह से कोई बड़ा रिस्क नहीं है। बहुत ही कम रेयर केसेस में एक्सट्रीम रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो भी मैनेजेबल होता है। मैक्सिमम केसेस में इट इज़ एन ईजी सर्जरी। बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी भी 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना फ़ैट हमें लाइपोसक्शन से रिमूव करना है। एंड राइट आफ्टर सर्जरी आप होश में आ जाते हैं एंड हम लोग बाय द सेम इवनिंग आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। सो इट ऑल इन ऑल कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है सर्जरी से। एक आपके लिए लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। यू गेन कॉन्फिडेंस राइट आफ्टर सर्जरी एंड आपका एक सोशल आउटलुक चेंज हो जाता है आफ्टर सर्जरी। यानी अगर कोई इंसान जो है वो सवेरे हीलिंग हॉस्पिटल में गया सर्जरी करवाने के लिए, तो शाम तक वो सर्जरी करवा के अपने घर जा सकता है। बिल्कुल, हाँ जी। और सुबह जो आया था वो एक अलग इंसान था, शाम को एक अच्छा मतलब पर्सनैलिटी वाइज अगर बात करें तो अच्छी पर्सनैलिटी वाला इंसान जो है वो घर वापस जा रहा है। पेशेंट्स मतलब घर अगर जाए तो सुबह जब गया घर से तो शाम को ऐसा तो नहीं होता कि माँ बाप पूछें कि अच्छा हमने तो कोई और भेजा था, ये तो कोई और आ गया, क्योंकि उसमें तो ड्रास्टिक चेंज आना मुझे लगता है कि वो दिखने वाला चेंज है वो तो। पेशेंट्स यूजुअली हम सेकंड डे पे पेशेंट को वापस बुलाते हैं पोस्ट ऑप डे 2 पे एक बार चेकअप, बेसिक चेकअप के लिए। तो तब पेशेंट्स ऑलरेडी फील कर रहे होते हैं कि उनकी चेस्ट फ्लैट हो गई है, देयर एक एक्सेस वेट है वो डिक्रीज हो गया है। तो इवन ऑन द सेकंड डे इटसेल्फ वो रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि उनका इशू रिजॉल्व हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास जो मरीज़ आते हैं, क्योंकि जो परेशान होगा वही डॉक्टर के पास आएगा, हाँ जी। तो अमूमन जो मरीज़ आपके पास आते हैं वो ज़्यादातर किस एज के आते हैं और उनके ज़्यादातर सवाल से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास आएंगे, बताएंगे हाँ जी मुझे ये परेशानी है और क्या क्या झेलना पड़ता है उनको, थोड़ा इसके बारे में आप बताएं कि उस चीज़ से वो निजात पाना चाहते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि हाँ डिप्रेशन में चले जाते हैं, मजाक दोस्तों में बनते हैं, तो किस तरह का उनको उस दौर से गुजरना पड़ता है कि वो चाहते हैं कि बस अब तो मुझे इस चीज़ से छुटकारा चाहिए। ये मोस्टली तो यंग एडल्ट्स प्रेजेंट करते हैं। यंग एडल्ट्स, उनकी अर्ली टीनेज एंड अडल्टहुड इसी तरह बीत जाता है कि ये अपने आप रिजॉल्व कर जाएगा। इनके माँ बाप इन्हें यही कह रहे होते हैं अपने आप रिजॉल्व कर जाएगा। फिर ये कुछ टाइम जिम भी लगा के आए होते हैं, बट फिर जब नहीं रिजॉल्व कर रहा होता देन दे प्रेजेंट टू द क्लिनिक एंड दे से कि हमारी ये दिक्कत है। मोस्टली इनको दिक्कत आ रही होती है, ये अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं कर पाते किसी भी पब्लिक प्लेस में। एक वेल फिटेड टी शर्ट नहीं डाल सकते क्योंकि निप्पल प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा होती है। अपने शोल्डर्स आगे को रोल करके चलते हैं ताकि निप्पल प्रोमिनेंट ना हो, आपका पोस्चर ख़राब होता है। ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस लैकिंग होता है पर्सनालिटी में। एंड क्योंकि ये हमारी डेवलपमेंटल एज है जब हम सब कुछ सीखते हैं दुनियादारी के बारे में एंड एवरीथिंग, इस एज ग्रुप में अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो तो आपकी बेसिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक वो हैम्पर होता है।
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है। ये चीज़ रिलीव करते ही पेशेंट अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक टाइट फिटेड टी शर्ट डाल सकता हूँ, मैं जिम जाके लूज क्लोथ्स डाल सकता हूँ, मैं स्विमिंग पूल में कपड़े निकाल के आराम से स्विमिंग कर सकता हूँ। मतलब ऐसा भी है कि जो इस चीज़ से ग्रसित हैं या फिर जिनकी मेल ब्रेस्ट है वो स्विमिंग करने भी नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल, वो यही सोचते हैं कि हमें शर्ट निकालनी पड़ेगी, वेस्ट निकालनी पड़ेगी, तो अपने आप को पब्लिक प्लेस में बिल्कुल नेकेड नहीं कर सकते। वो एक कॉन्फिडेंस लॉस होता है उन्हें कि हम स्विमिंग करने नहीं जा सकते, क्योंकि आप ऑपरेशन हो गया, अब बॉडी जो है वो पूरी तरह से फिट है और अब वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ गया है। हाँ जी। तो आप कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट जो है वो भी बहुत पड़ता है, क्योंकि एकदम से आपकी पूरी साइकोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है। हाँ जी। कि हाँ अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, या अब मेरी बॉडी जो है पूरी शेप में है, तो अब मैं कॉन्फिडेंस लेवल जो है एक मतलब एकदम से ही बढ़ जाता है। अगर आप अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंस फील करते हैं, देन आपका वो कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे शो करता है। तो आप किस तरीके से दूसरे से बात करते हैं, किस तरीके से दूसरे के सामने अपना कॉन्फिडेंस प्रेजेंट करके अपने आप को सामने ला सकते हैं दुनिया के। ये सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करता है एक बारी आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लें। पहले माँ बाप बोल देते हैं कि हाँ ये उम्र के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उम्र के साथ ठीक नहीं होता है। और फिर एक ऐसे दौर में मान लीजिए किसी की शादी होनी है, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ लड़की जो है वो इसी बेस पे रिजेक्ट कर दे कि हाँ इसकी बॉडी शेप तो मतलब बिल्कुल सही नहीं है, तो और ना भी करे तो भी, क्योंकि इंसान है, खासकर लड़कों की हम बात कर रहे हैं, तो लड़कों को हर फील्ड में आगे जाना है, कहीं अपने शहर से निकल के, अपने घर से निकल के काम करना है, दूसरे शहर जाना है, दूसरे देश जाना है। तो ऐसे में अगर अपने आप को प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? तब तो वो रह गया अपने गांव में ही या अपने घर में ही। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर उन लोगों को जागरूक किया जाए तो कैसे हम उन लोगों को जागरूक करें कि अपने शरीर को, अपने शरीर पे ध्यान दें, अपनी बॉडी पे ध्यान दें और इस चीज़ से निकलें? तो कैसे इस पे काम किया जाए? एक तो इन प्रेजेंट जनरेशन ये बहुत अच्छी बात है दैट पीपल आर मोर कॉन्शियस अबाउट कि वो कैसे दिखते हैं। इसी रीज़न की वजह से वो जिम भी जाते हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं। एंड इसी रीज़न की वजह से वो थोड़े कॉन्शियस हैं कि अगर वो डिजीज़ हैं, कि गायनेकोमेस्टिया ही हैं, वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ से रिजॉल्व करें। ये एक चीज़ को रिजॉल्व करते ही आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आप बेटर प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, आप सब कुछ मोर कॉन्फिडेंटली करते हैं। और जब आपके पास मरीज़ आते हैं तो आप उनको पूरी जानकारी देते हैं कि हाँ आपकी सर्जरी जो है वो इस तरीके से की जाएगी और सर्जरी के बाद जो है आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी, किसी तरह की जो पहले आपकी बॉडी शेप थी वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। इस तरह मतलब जब भी आपके पास मरीज़ आते हैं तो इस तरह की जानकारी तो आप देते हैं? मोस्टली पेशेंट्स को तो ये जानना ही होता है कि सर्जरी कैसे होती है, एंड कोई निशान तो नहीं पड़ता, कोई स्कार तो नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म कोई गलत इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो उन्हें ये चीज़ सारी एक्सप्लेन की जाती है। एंड पोस्ट ऑप रिकवरी पीरियड के बारे में बताया जाता है कि आपको राइट आफ्टर सर्जरी कैसा फील होगा, किस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, एंड रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, ये सवाल रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने टाइम में रिकवर हो जाता है? मान लीजिए आज किसी ने सर्जरी करवाई तो फिर नॉर्मल लाइफ में कितने दिनों बाद या महीनों बाद जो है वो मरीज़ आ जाता है? जैसे आज ही सर्जरी हुई है, देन रात तक आप डिस्चार्ज हो गए, उसके बाद आपको फॉर 1 वीक एक कंप्रेशन वेस्ट डाल के रखनी होती है। ये हमारे चेस्ट एरिया को कंप्रेशन करके रखती है, कोई अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसमें हेल्प करती है। तो फर्स्ट वीक तो आपने वो डाल के रखनी है, उसके ऊपर से आप नॉर्मल अपनी शर्ट टी शर्ट डाल सकते हैं। तो सेकंड डे पहले 1-2 दिन आपको थोड़ा बहुत पेन रहता है, जो कि हम पेन किलर से मैनेज करते हैं, एंड फिर धीरे धीरे ये पेन अपने आप डिक्रीज़ कर जाता है। हम रेकमेंड करते हैं कि एज सून एज पॉसिबल फाइटिंग अगेंस्ट द पेन, मतलब दर्द के अगेंस्ट आप काम करके जितना जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाएं उतना ज़्यादा अच्छा है, उतनी अच्छी आपकी रिकवरी होगी। तो हम यूजुअली यही कहते हैं कि बाय 3rd-4th डे, डिपेंडिंग कि आपको पेन टॉलरेंस आपकी कितनी है, आप अपना डेस्क जॉब तो डेफिनेटली रिज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए जिम में अगर किसी ने जाना है, साइकिलिंग करनी है, ड्राइविंग करनी है, हाँ जी। तो फिर उसमें कैसे, कितने दिनों बाद जो है वो जिम जा सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं? लोअर बॉडी वर्कआउट
तो हम 4th-5th डे पे रेकमेंड कर देते हैं कि अगर आपने जाना है तो जाइए, अच्छी बात है। एंड अपर बॉडी चेस्ट वर्कआउट को यूजुअली 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं, क्योंकि आफ्टर सर्जरी कुछ एडीमा रहता है, वो कुछ सोजिश रहती है, थोड़ा बहुत पेन रहती है, थोड़ा खिंचाव महसूस होता है, जो कि बाय 3rd-4th वीक काफ़ी कम हो जाता है एंड बाय 1.5 महीना अराउंड 6 वीक्स के आसपास नियरली ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए मुझे जिम नहीं जाना है, मैं नहीं प्रेफर करता हूँ कि मुझे जिम जाना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेली रूटीन है उसी में मैं एक्सरसाइज ऐड कर लूँ, रनिंग ऐड कर लूँ और उसी चीज़ से मेरी ये दिक्कत जो है वो ठीक हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर हम सोच रहे हैं कि ये सूडो गायनेकोमेस्टिया है, मान लेते हैं कि हम प्योरली सूडो गायनेकोमेस्टिया की बात करें जिसमें फैट ही फैट है, ग्लैंड का नई एनलार्जमेंट हुई, देन उसमें प्रिंसिपल यही है कि फैट लॉस करना है। फैट लॉस मोर इफेक्टिवली तब होता है जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट उठाते हैं एंड आपका मसल इंक्रीज करते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म वेट लॉस में हेल्प करता है। ऑब्वियसली ड्यूरिंग द डे मतलब आपको एक कैलोरी कंट्रोल का एक बेसिक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, आपको एक कैलकुलेशन होनी चाहिए दिमाग में कि लेट्स से मैं 2200 कैलोरीज खा सकता हूँ, तो मुझे दिमाग में कुछ आइडिया होना चाहिए कि मैं ऑन अ डेली बेस समवेयर अराउंड दैट ही खा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी में अगर मुझे 2200 कैलोरीज चाहिए बट मेरा लाइफस्टाइल ही इतना ख़राब है कि मैं 4000 ले रहा हूँ, 4000 ले रहा हूँ, देन आप डेफिनेटली फैट गेन करेंगे एंड वो बॉडी अपने आप डिसाइड करेगी कहाँ गेन करेंगे, वो चेस्ट में भी हो सकता है, एब्डोमेन में भी हो सकता है। इसी के उल्टा हम अब चाहते हैं कि फैट लॉस करना है, तो हमें कुछ लेवल अपना कैलोरी कंट्रोल करना पड़ेगा। 2200 से अराउंड रिकमेंडेड है कि 500 कैलोरीज कम खाओ एंड स्लोली उस वेट को डिक्रीज करो। एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम रिकमेंडेड यही है कि आप स्ट्रेंथ गेन करें, मसल इंक्रीज करें, वो वेट ट्रेनिंग से ही हो सकता है, वो आप घर पे बैठ के एक्सरसाइज से कर सकते हैं एंड जिम जाके भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि पूरी तरह से मैं ठीक हो सकता हूँ तो क्या पॉसिबल है ये? नहीं, ये नहीं पॉसिबल। कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं। अगर आप कहो कि प्योरली सूडो गायनेकोमेस्टिया है, जो कि बहुत रेयर होता है, मोस्टली हम अपने केसेस में जो ऑपरेट भी करते हैं उनमें ऐसे ही होता है कि फैट निकालते हैं, उसके साथ में कुछ अमाउंट ऑफ ग्लैंड एनलार्ज्ड होता ही होता है। तो मतलब पूरी तरह से मैं अपना डेली रूटीन चाहे जितना मर्जी सख्त कर लूं उससे नहीं होगा, मुझे उससे आप एक सर्टेन लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट पे आएंगे। हाँ जी, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, उसके लिए मुझे सर्जरी के लिए जाना ही पड़ेगा। हाँ जी। डॉक्टर साहब, एक जो हमने बात की कि हाँ लोग मजाक उड़ाते हैं, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, रिश्तेदारों में मजाक बनता है कि हाँ तेरी तो छाती लड़कियों जैसी हो गई है, इस सब के अलावा क्या कोई ऐसी हेल्थ के ही कि हो तो मेंटल हेल्थ हो गई, ठीक है, साइकोलॉजिकली आप पर फर्क पड़ रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं पूरी हेल्थ की बात करूं, बॉडी हेल्थ की बात करूं, तो क्या उस पर भी इसका फ़र्क पड़ता है और उस वजह से मुझे डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है कि हाँ मेरी छाती बड़ी हुई है, मेरे में मैन बूब्स हैं, उसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है और अब मुझे अपने डॉक्टर से मिलना है? मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो माइंड से तो पूरा तैयार है कि हाँ कोई बात नहीं, अब जैसी है ठीक है, मेरी बॉडी है, क्या करें, इस प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। हाँ, लेकिन उसकी वजह से उसको शरीर के दूसरे हिस्से में दिक्कत आ रही है, मान लीजिए कोई ज़्यादा वजन है तो ओबेसिटी का शिकार हो रहा है, तो क्या उसमें भी ज़रूरत है डॉक्टर से मिलने की? जो हमने दो बात करी दो ग्रुप्स के, इसके अलावा भी कुछ डिजीज़ हैं जिसमें गायनेकोमेस्टिया प्रेजेंट कर जाता है, जैसे लिवर डिजीज़ में गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, उनमें भी ये मोस्टली इवेंचुअली हार्मोनल चेंज के कारण ही गायनेकोमेस्टिया इंक्रीज़ करता है। तो गायनेकोमेस्टिया के कारण कुछ और चीज़ होना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, बट ये हमारे लिए एक इंडिकेशन बन सकता है कि हमें पता लग जाए कि आपको एक सिस्टेमिक डिजीज़, मतलब आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस केस की एक लिवर डिजीज़ है, तो वो हमें पता लग सकता है। तो किसी को अगर गायनेकोमेस्टिया है, उन्हें लगता है कि ये उन्हें एस्थेटिकली उनको कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, बट दे शुड स्टिल गो एंड सी अ डॉक्टर, ताकि वो उनको इवैल्यूएट कर सकें कि गायनेकोमेस्टिया का कॉज क्या है उनके केस में। अगर कोई सिस्टेमिक डिजीज़ नहीं निकलती तो अच्छी बात है, एंड फिर दे कैन डिसाइड वेदर कि उनको सर्जरी करानी है या नहीं करानी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने इतनी बात की, मेरा एक सवाल कि मान लीजिए सर्जरी करवा ली, तो सर्जरी करवा, क्योंकि ये तो एक तरह से स्किन आप हटाएंगे या मान लो टांका लगा के या चीरा लगा के आप मांस निकालेंगे, उसके बाद क्योंकि ये तो छाती ऐसी चीज़ है कि दिख जाती है और ख़ासकर लड़कों में तो मतलब होता ही है ना, तो
कहीं कोई निशान, जब आप कट लगाएंगे तो उसका निशान रह जाता है, तो उसको फिर आप कैसे ठीक करते हैं? तो जो लोअर क्योंकि मान लीजिए हाँ जी, यहाँ कट लगा है, यहाँ कट लगा है, तो फिर वो तो सामने अपरेंट होएगा, सामने हाँ जी। दिखेगा। जो लोअर ग्रेड्स की सर्जरी हैं जिसमें हम सिर्फ लाइपोसक्शन और ग्लैंड रिमूवल करते हैं, उसमें सिर्फ 2 इंसिजन्स होते हैं एवरी साइड। एक इंसिजन होता है आपका एक्सिला में, मतलब बगल में, वो बगल में ही छिप जाता है, वो अराउंड 3 से 5 mm का इंसिजन होता है। दूसरा इंसिजन होता है हमारे निप्पल के ही अंदर एक कर्व में, जिसके थ्रू हम रेस्ट ऑफ लाइपोसक्शन करते हैं और एक्सेस ग्लैंड को रिमूव करते हैं। तो ये 2 इंसिजन्स इतने इनकंस्पिक्यूअस, मतलब नहीं दिखते। डेफिनेटली जहाँ पे भी स्किन को कट लगता है वहाँ कुछ ना कुछ स्कार बनता ही बनता है, बट ये इस तरह स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड हैं कि ये महसूस ही नहीं होते, दिखते ही नहीं, सामने वाले को नहीं बताना होता। बहुत ही मुश्किल है। अब जो हायर ग्रेड की सर्जरीज हैं ग्रेड 3B में, अगर उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें फर्स्ट स्टेज में ही स्किन रिमूव करनी है, देन उस केस में हम एक इंसिजन देते हैं एक्सेस स्किन रिमूव करने के लिए। वो इंसिजन ज़रूर दिखता है, बट उसमें एम इस तरह होता है कि वो हमारे चेस्ट की लाइनिंग के अलोंग उस इंसिजन को डिज़ाइन किया जाए, ताकि वो हमारे चेस्ट मसल की शैडो की तरह विजिबल हो। ये इसीलिए सिर्फ हाईएस्ट ग्रेड में ये सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी सब नॉर्मल ग्रेड्स में जिसमें बहुत एक्सेस स्किन नहीं है, उनमें कोई स्कार नहीं आता, मतलब स्कार अपरेंट नहीं होता। आफ्टर सर्जरी कोई सामने से देखकर आपको नहीं बोल पाएगा कि आपने सर्जरी। ये वन ऑफ द एम्स ऑफ एस्थेटिक सर्जरी यही है कि सामने वाले को ये नहीं बोलने का मौका मिलना चाहिए कि तूने तो सर्जरी कराई है। हाँ। तो डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि आखिरकार कोई मरीज़ गायनेकोमेस्टिया का, ठीक है मरीज़ है, उसको एक सेकंड के लिए हम मान लीजिए कि हाँ मरीज़ है, वो उसको दिक्कत है, उसको लग रहा है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवानी है, मुझे ठीक होना है, लेकिन वो हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ ही क्यों आए? अगर मान लीजिए कोई पंजाब का भी मरीज़ है, कोई हिमाचल का है या हरियाणा का है, हरियाणा वालों को दिल्ली नज़दीक पड़ता है, तो वो दिल्ली क्यों ना जाए, वो हीलिंग हॉस्पिटल ही क्यों आए? हीलिंग हॉस्पिटल एक डेकेड ओल्ड हॉस्पिटल है। वी आर 100 बेडेड हॉस्पिटल एंड एक डेडिकेट टीम ऑफ स्पेशलिस्ट है विच इंक्लूड्स मोर देन 50 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स and 20 super specialties. Healing hospital में we have a dedicated team of counselors, specifically प्लास्टिक सर्जरी में एंड ऑल डिपार्टमेंट्स एक डेडिकेटेड टीम ऑफ काउंसलर्स है जो पेशेंट को काउंसल करते हैं, उनकी हर स्टेप पे उनकी हेल्प करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं एंड उनकी कोई भी डाउट्स हैं उनको एलिविएट करते हैं, रिमूव करते हैं एंड उनको सर्जरी एंड ट्रीटमेंट के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद 24 आवर फैसिलिटी है? हाँ जी, 24/7 इमरजेंसी फैसिलिटी है। हमारी प्लास्टिक सर्जरी ओपीडी 9 to 5 रहती है सब वीकडेज में एक्सेप्ट संडे। तो डॉक्टर साहब, अगर हम इसी में बात करें, एक AI4D टर्म आती है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं कि हाँ ये क्या चीज़ है, क्या गायनेकोमेस्टिया में भी इसका यूज़ होता है या फिर उसमें इसका कोई यूज़ नहीं है? थोड़ा बताएं इस बारे में, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा हो रही है। ये AI4D टेक्नोलॉजी हम हीलिंग हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इसमें एक कुछ हम पेशेंट की फ़ोटोज़ लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस बॉडी पार्ट के बारे में पेशेंट को कंसर्न है। लेट्स से पेशेंट को नाक से या फेस से कुछ कंसर्न है, तो हम फेस की कुछ 5-6 एंगल से फ़ोटोज़ लेते हैं, उससे सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं। जो सॉफ्टवेयर है उसको एक 3D रिकन्स्ट्रक्ट करता है एंड उस 3D रिकन्स्ट्रक्शन में हम चेंजेस ला सकते हैं एंड वो चेंजेस पेशेंट को सामने दिखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अपने नाक का हम्प रिड्यूस कराना है, तो हम वो 3D रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर ही उस हम्प को रिड्यूस करके पेशेंट को दिखाते हैं कि आपका रिडक्शन करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली इस तरह की पिक्चर आएगी। तो इससे एक बेटर विजुअलाइजेशन हो जाती है पेशेंट को पेशेंट इज़ काउंसल्ड रिगार्डिंग कि उनका रिज़ल्ट किस तरह रहेगा एंड वेदर वो उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। कुछ पेशेंट्स को स्पेसिफिकली नहीं आइडिया होता कि उन्हें क्या कराना है,
तो वो चेंजेस भी हम एक 3D रिकन्स्ट्रक्शन में करके उन्हें दिखा सकते हैं। फिर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये कराना है या नहीं कराना। ये चीज़ पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल है एंड हमें एज एन इंस्टीट्यूट भी बेनिफिशियल है, क्योंकि पेशेंट डिसाइड कर पाएँ कि उन्होंने कराना है या नहीं कराना। एंड ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर नहीं कराना देन पेशेंट को क्लैरिटी मिल जाती है कि मुझे क्यों नहीं करवाना। एंड हमें एज अ सर्जन एक हैप्पी पेशेंट चाहिए। तो वो पेशेंट अगर पहले ही विजुअलाइज कर देता है कि इतनी सर्जरी अंडरगो जा रहा है वो, और उसका रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन वाला नहीं है, तो उसे सर्जरी अंडरगो नहीं। यानी सरल शब्दों में कहें तो आपके पास एक मरीज आया और उसने ये कहा कि मुझे अपने नाक की सर्जरी करवानी है या फिर मुझे अपनी नाक सीधी करवानी है क्योंकि डेंट है उसमें, तो मुझे वो ठीक करवाना है। हाँ जी। आपने उसके चेहरे की पिक्चर्स ली 4 या 5 जो भी आवश्यकता अनुसार जो भी होगी, और उसके बाद आपने उसको कंप्यूटर में डाला या फिर जो AI 4D जो आपकी टेक्निक है उसमें, और उसने एक इमेज तैयार कर दी 3D। ठीक, उसके बाद फिर आपने एक तरह से वो मूवी बन गई उसकी, और उस मूवी में ही आपने उसको ऑपरेट करके दिखा दिया कि हाँ आपकी ये चीज़ जो है ये यहाँ पे इस तरह से सीधी होगी और ये हो गई है 3D में उस वीडियो में। और वो वीडियो जो है वो मरीज़ खुद अपनी आंखों के सामने देखता है और उसको पता लग जाता है कि हाँ मेरा ऑपरेशन जो है वो इस तरह से होगा, ये मेरे नाक में या चेहरे पर ये इस तरह की दिक्कत थी, डॉक्टर साहब जो करेंगे इस तरह इलाज करेंगे। अब इस आधार पे फिर वो मरीज जो है वो चूज़ करता है कि हाँ ये इजी है, या फिर मेरी शेप जो है चाहे नोज़ की हो चाहे लिप्स की हो किसी भी तरह की हो, वो इस तरह की हो जाएगी। तो उस पे उसको विश्वास होता है कि हाँ ये ऐसी शेप मिल जाएगी मुझे, और फिर वो हो सकता है करवाए, हो सकता है ना करवाए। यानी कहने का मतलब ये है कि उसको पहले से ही उसका ऑपरेशन किस तरह से होना है। आप अगर डॉक्टर साहब के पास आएंगे तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ मेरा ऑपरेशन जो है वो कितना सक्सेस रहेगा और आखिरकार ऑपरेशन के बाद मुझे कैसी शेप मिलेगी। यही तकनीक है डॉक्टर साहब? बिल्कुल। और जो मैंने सवाल किया कि गायनेकोमेस्टिया में क्या इसका यूज़ है? स्पेसिफिकली गायनेकोमेस्टिया में नहीं, एंड लोअर ग्रेड्स में AI 4D टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते, बट इसका यूज़ मोस्टली फेस की कोई भी चेंजेस करने के लिए, एंड ब्रेस्ट साइज इंक्रीज लड़कियों में, हाँ जी, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए, या फिर हैवी ब्रेस्ट की रिडक्शन करने के लिए, उसकी विजुअलाइजेशन के लिए। ऑल्सो लाइपोसक्शन बॉडी कंटूरिंग में इसका काम आता है, जो कि आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट से, नेक, आर्म्स। यानी स्पेसिफिकली गायनेकोमेस्टिया में इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन और अगर प्लास्टिक सर्जरी की हम बात करें तो उसमें इसका यूज़ होता है। यही कहना चाहते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली। डॉक्टर साहब बात करें अगर गायनेकोमेस्टिया में कि लगभग कितना खर्चा, क्योंकि इसको लेकर बड़े सवाल आते हैं और ये भी भ्रम भी फैला है कि हाँ इतना खर्चा, ये तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि हीलिंग हॉस्पिटल में किस तरह जो है सेवा ये दी जाती है, और साथ में कि खर्चा ऑलमोस्ट क्या कितना बैठता है और कैसे, थोड़ा बताएं इस बारे में। एट हीलिंग हॉस्पिटल हमारा फोकस है कि हम आप पोस्ट ऑप पीरियड में आप एक हैप्पी पेशेंट रहें। तो यानी ऑपरेशन करवाने के बाद कोई ये ना बोले कि हाँ डॉक्टर साहब आपने ये क्या कर दिया, मुझे तो ज़रा पसंद नहीं आया। हाँ जी, आपका हॉस्पिटल एक्सपीरियंस अच्छा रहना चाहिए। आपको एक मरीज़ की तरह नहीं फील होना चाहिए। एक ये हमारा प्राइमरी एम रहता है। दूसरा, आपके सर्जिकल रिजल्ट्स किस तरीके से हैं, उस पे हमारा एक बहुत हाई प्रायोरिटी है इस चीज़ की कि आपको एक ऑपरेटेड लुक ना मिले, दूसरा बंदा सामने से आपको ये ना कह पाए कि आप सर्जरी अंडरगो गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। पोस्ट ऑप रिज़ल्ट किस तरीके का है, पोस्ट ऑप स्कारिंग किस तरह है, आपको काउंसलिंग किस तरीके की दी जाती है, पोस्ट ऑप केयर किस तरह समझाई जाती है, एंड उसमें आपका फॉलोअप किस तरीके से हुआ जाता है, उसकी एक लेवल ऑफ क्वालिटी हम प्रोवाइड कराना चाहते हैं। सो इस चीज़ पे एक प्राइस स्पेसिफिकली मार्क करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक रेंज है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका ग्रेडिंग कितनी है, सिवेरिटी कितनी है, एंड पोस्ट ऑप में आप किस टाइप का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब
आपने इतनी अच्छी जानकारी दी इस विषय पर, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़रूर इस बातचीत से बहुत ही अच्छी ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और ख़ास तौर पे ये वीडियो बनाने का हमारा जो उद्देश्य है, डॉक्टर साहब से बात करने का उद्देश्य है, वो ये है कि जो पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हों जो इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, बच्चे ख़ास तौर पर, टीनेजर ख़ास तौर पर इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, लेकिन वो ना तो पेरेंट्स से बता पाते हैं ना किसी और से बता पाते हैं, और अपनी एक उम्र का हिस्सा जो है, जो कि उनका ऐसी उम्र है जब उनको आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कामयाब होना है, और उस वक्त उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ही हाई होना चाहिए। लेकिन यही वो उम्र होती है जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ इस वजह से लो हो जाता है क्योंकि आपकी छाती जो है वो लड़कियों की तरह दिख रही है, और उससे आपको बॉडी शेमिंग महसूस होती है, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उद्देश्य यही है कि इस जानकारी से आपको ये समझ में आए कि ये बॉडी शेमिंग वाली बात नहीं है। ये समझने वाली बात ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से बात करें। अगर ज़रूरत है सर्जरी की तो सर्जरी करवाएं, जो कि बिल्कुल सेफ है, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बच्चों को और बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को ये बात समझने की ज़रूरत है। यही हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, ताकि आप तक ये मैसेज जाए। बस आपको समझना ये है कि इस दिक्कत से अगर आपके बच्चे जूझ रहे हैं तो फिर उसको ध्यान रखिए, डॉक्टर के पास जाइए और जो भी बनता इलाज है वो करवाइए। डॉक्टर साहब, आपने देश हरियाणा टीवी पर इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।